दोस्तों, सबका सपना होता है कि उनका खुद का घर हो और घर बनाना या ख़रीदना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए चाहिए होता है ढेर सारा पैसा और पैसे की इसी कमी को पूरा करने के लिए आपको चाहिए हाउसिंग लोन। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है होम लोन का पूरा प्रोसेस और किन किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है ज़रूरत। तो आप सबसे पहले बैंक गए और मैनेजर साहब से हाउसिंग लोन के लिए इंक्वायरी करते हैं। मैनेजर साहब सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि आपको घर खरीदना है या आपके पास खुद का प्लॉट है और उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, या पहले आपको प्लॉट खरीदना है फिर आपको उस पर घर बनाना है, या फिर आपको रिपेयर्स के लिए हाउसिंग लोन की ज़रूरत है। फिर आपसे अगला सवाल होगा कि आप करते क्या हैं। अब सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बैंक आपसे मांगेगा वह है आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। आपके KYC डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। आम भाषा में कहें तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। अगर आपका स्कोर सही आता है और पहले कभी लिए गए लोन में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आपका लोन प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। अब दूसरा डॉक्यूमेंट जो ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा वह है आपकी इनकम डिटेल्स। अगर आप सैलरीड हैं यानी कोई नौकरी करते हैं तो आपको पिछले 3 महीने की पे स्लिप, 2 साल का फॉर्म 16 और ITR और 6 महीने की सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप नॉन सैलरीड हैं यानी अपना कोई बिज़नेस चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो आपको 2 साल की ITR के साथ साथ अपने बिज़नेस की बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको अपने बिज़नेस अकाउंट की पिछले 1 साल की अकाउंट स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। अगर आप किसान हैं तो आपको ITRs के साथ साथ फॉर्म J देना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डिटेल्स होती हैं और साथ ही आपको एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, जैसे कि आप जमाबंदी का डिटेल्स दे सकते हैं। 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स कंपलसरी नहीं है। इसके बदले में तहसीलदार से इशू करवाया हुआ इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी होता है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स की कॉपी बैंक को देनी होती है और साथ में ही जो मकान आप बनाने जा रहे हैं या जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं उसका नक्शा भी आपको बैंक को देना पड़ेगा। इसके बाद होती है इंस्पेक्शन आपके रेजिडेंस की, आपकी एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस वेरिफिकेशन बैंक करेगा, या जहां आप मकान बनाने जा रहे हैं या जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं उसकी भी जांच बैंक करता है। अब अगर आप बना बनाए मकान खरीद रहे हैं तो आपको सेलर और बायर एग्रीमेंट बैंक को देना होगा, यानी कि आप जो मकान खरीद रहे हैं और सेलर जो मकान आपको बेच रहा है, आप दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि कितने रुपए में वो मकान आपको बेचेगा, वो एग्रीमेंट आपको बैंक में देना पड़ेगा। उसी के बेस पे बैंक अपना मार्जिन लगा के आपको लोन सैंक्शन करेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं तो घर का नक्शा और कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट आपको बैंक को देना होगा। आम तरह से बैंक के खुद के पैनल पे आर्किटेक्ट्स होते हैं जिनसे बैंक आपको ये एस्टीमेट बनवाने के लिए कहता है। रिपेयर के केस में भी सेम प्रोसेस रहता है। अगर प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का केस है तो इसमें भी आपको सेलर बायर एग्रीमेंट देना होगा और साथ में कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट भी बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है वैल्यूएशन रिपोर्ट और लीगल सर्च रिपोर्ट का। वैल्यूएशन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं उसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है। अब जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक को दिए थे, बैंक उनकी एक कॉपी अपने पैनल एडवोकेट को फॉरवर्ड करता है और उससे लीगल सर्च रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। एडवोकेट आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है और उसके बेस पे बैंक को रिपोर्ट देता है, जिसमें वो ये कहता है कि क्या आप ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या आप जिससे मकान खरीद रहे हैं क्या वही एक्चुअल में इसका मालिक है, क्या प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्टगेज किया जा सकता है या प्रॉपर्टी के अंदर किसी तरह का डिस्प्यूट है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं पाया जाता है तो बैंक आपके लोन प्रोसेस को आगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट है, उसको मॉर्टगेज बैंक नहीं अगर कर सकता है, तो या तो आपको बैंक के पास मॉर्टगेज कराने के लिए कोई और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी या फिर आप कोई लिक्विड सिक्योरिटी जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह भी बैंक को दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सैंक्शन। सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देता है और आपको सैंक्शन लेटर इशू करता है।
जिसमें लोन कितना सैंक्शन हुआ है, कितने टाइम के लिए सैंक्शन हुआ है और लोन की बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास जमा करवानी होती हैं और बैंक आपकी प्रॉपर्टी पर अपना चार्ज भी क्रिएट करता है। इसके बाद आती है डिसबर्समेंट। कंस्ट्रक्शन के केस में स्टेज वाइज जैसे जैसे मकान बनता जाएगा वैसे वैसे ही लोन डिसबर्स करके आपको पैसे दे दिए जाते हैं और हर स्टेज के साथ बैंक एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाता है। जैसे कि जब आपने फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट कर ली तो बैंक एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाएगा कि यहाँ तक का फाउंडेशन तक का काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसको आगे का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए और उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बैंक आपको पैसा रिलीज़ करेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको बैंक को बिल्स देने होते हैं कि कितना खर्चा अभी तक आपने इस फाउंडेशन के काम के लिए कर दिया है। वैसे ही जैसे जैसे काम प्रोग्रेस आगे करता रहेगा वैसे वैसे ही आपको साथ साथ बिल भी बैंक को देने होंगे ताकि बैंक अगली इंस्टॉलमेंट आपको रिलीज़ कर सके। हाउस परचेज के केस में सिंगल इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके बाद सेलर अपने मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पे करवा देता है। आपके नाम पे रजिस्ट्री होने के बाद ये रजिस्ट्री यानी कि ओरिजिनल टाइटल डीड आप बैंक में जमा करवाते हैं ताकि बैंक उस पर अपना चार्ज क्रिएट कर सके। प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन के केस में पहले आपको प्लॉट परचेज करने के लिए इनिशियल अमाउंट रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा के बैंक के पास ओरिजिनल टाइटल डीड्स रखेंगे। फिर उसके बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर मकान बनाना होता है, जिसके लिए बैंक स्टेज वाइज फंड रिलीज़ करता है और इसी के साथ आप मालिक बनते हैं अपने खुद के घर के और खुशी खुशी रहना शुरू करते हैं अपने सपनों के महल में। लेकिन आपकी इस खुशी को बैंक वालों की नज़र ना लगे, इसलिए टाइम से अपनी इंस्टॉलमेंट ज़रूर भरें।